नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मुगल महानता के मिथक पर, द मिथ ऑफ मुगल ग्रेटनेस। मुगल इतिहास के बारे में इतनी सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं और उसका एक कारण ये रहा है कि हमने किसी तरह से अपने ऐतिहासिक तथ्यों को अपने आज के नैरेटिव में बांधने का प्रयास किया है। मुगल जब भारत में आए और जब उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की तो उनके मन में कहीं कोई ऐसा विचार नहीं था कि कल को उन्हें एक विशेष विचारधारा के जो इतिहासकार होंगे वो अपने तय सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें बांधने का प्रयास करेंगे। मुगलों ने भारत में एक संपन्न सभ्यता देखी और एक विदेशी आक्रांताओं की भांति वो उन्होंने भारत में प्रवेश किया। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने इस्लाम को भारत में फैलाने का प्रयास नहीं किया, परंतु ये उनका उद्देश्य नहीं था। जब मुगल सत्ता में आए तो उनके लिए उनकी सामर्थ्य में था और उनके अधिकार में था कि वो भारत में इस्लाम का विस्तार करें। इस वजह से ना तो वो महान होते हैं और इस वजह से ना तो उन्हें किसी खलनायक की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये जो आक्रमण हुए ये एक बार में नहीं हुए, ये कोई एक वेव नहीं आई। अगर आप सोमनाथ के मंदिर को इसका मानक माने तो सोमनाथ का मंदिर जो था वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में सोमनाथ का मंदिर वहां पर था। इट वॉज डिस्ट्रॉयड फर्स्ट टाइम बाई द मुस्लिम गवर्नर ऑफ सिंध इन 725 एडी। ईसा 725 ईस्वी में पहली बार सोमनाथ का मंदिर जो था वो भंग किया गया, उसका विनाश किया गया। उसके बाद उसको दोबारा बनाया गया। दोबारा वो 815 एडी में प्रतिहार राजा जो थे नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने उसे दोबारा बनाया। उसको फिर 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर से तोड़ा। ये फिर दोबारा से 1026 में ही मालवा के जो राजा भोज थे और सोलंकी राजा भीम थे गुजरात के, इन्होंने मिलकर इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया। 1297 में दिल्ली के जो राजा थे खिलजी वंश के, उन्होंने इसे दोबारा से नष्ट किया। अब सोमनाथ फिर बना और 1394 में महमूद शाह तुगलक ने इसका फिर से विध्वंस किया और अंतिम बार ये 1706 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। तो यदि आप इसको देखते हैं तो आप ये भी मानेंगे कि जो आज एक चर्चा होती है हिंदू रेनेसां, ये कोई नई चीज नहीं है। और स्पेन की तरह भारतीय धर्म थे, उन्होंने कभी भी विदेशी आक्रांतों के सामने घुटने नहीं टेके और एक लहर में वो बह नहीं गए। बार बार उसका प्रतिरोध होता रहा और बार बार जो भारत की जो संस्कृति थी वो बार बार लौटकर अपने सामर्थ्य के साथ उठकर खड़ी हुई। इस बात का संज्ञान मुगलों को भी था और मुगल पहली बार भारत में तब नहीं आए जब बाबर का भारत में प्रवेश होता है। उसके पहले तैमूर की भारत में प्रविष्टि होती है, भारत में एंट्री होती है और सुल्तान महमूद को पानीपत में हराते हैं 17 दिसंबर 1938, 17 दिसंबर 1398 को। इस युद्ध में तैमूर जो थे, अब आज हम उन्हें आज की विचारधारा के हिसाब से उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष खांचे में मुगलों को बिठाने का प्रयास करते हैं, परंतु तुर्क तैमूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 लाख के आसपास हिंदुओं का उन्होंने उस समय कत्लेआम किया और पूरे शहर को जो मैसेकर ऑफ लोनी, जो लोनी हत्याकांड कहा जाता है, उसमें इस प्रकार का विध्वंस हुआ, इस प्रकार के का कत्लेआम हुआ। और जो उसकी तैमूर के समय की जो पुस्तक है उसमें ही लिखा गया है कि except for the quarters of Sayyids, the ulemas and the other Muslims, the whole city was sacked. He went back with the loots on January 1399 AD. So he didn't come here to settle. Mughals did not immediately come here to settle. They knew it was very difficult to rule over India. So Temur goes back and then Babar comes in.
तो अगर हम देखें तो मुगलों के भारत में आगमन के बाद जो उनकी मुगल सल्तनत जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना होने तक, बाबर के आने तक लगभग 250 वर्ष का वक्फा लगा, 250 वर्ष का समय लगा। और उसके बाद भी अगर हम जो विस्तार देखें मुगलों का, तो 1530 से लेके 1707 का जो समय था, वैसे कई बार कहा जाता है कि 800 वर्षों तक मुगलों ने भारत पे राज किया, जो सत्य से बहुत दूर है। क्योंकि भारत पे मुगलों का जो अधिकार था और भारत के किसी हिस्से पर मुगलों का जो अधिकार था वो 1530 से लेकर 1707 तक था। उसमें भी जो अधिकांश भाग था, अगर हम ईमानदारी से इसको पकड़ें तो अकबर के समय तक भारत पे मुगलों का जो अधिकार था वो मध्य भारत से नीचे नहीं गया था। ये मुगल सत्ता जो है वो दक्षिण भारत तक औरंगजेब के समय ही पहुंची, और वो भी बहुत कम समय के लिए, क्योंकि दक्षिण तक पहुंचते पहुंचते औरंगजेब का इतना विरोध हुआ। शिवाजी और मराठे उस वक्त तक काफ़ी प्रभावशाली विरोध के रूप में खड़े हो चुके थे। तो वो इस दक्षिण दक्कन का जो अभियान था ये करते करते औरंगजेब की ये स्थिति हो गई कि वो मुगल सत्ता जो थी वो दिवालिया हो चुकी थी, और उनके पास सैनिकों को देने तक के पैसे नहीं थे। ये जदुनाथ सरकार ने लिखा है। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये उन्हें जगत सेठ जो थे बंगाल के, उनसे उधार लेना पड़ा अपने सैनिकों को तनख्वाह तक देने के लिए, उनका वेतन देने के लिए। तो ये स्थिति थी। ये दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव बीन टॉट across the history about the myth of Mughal greatness. In terms of duration, it was not more than 250 to 300 years. In terms of expanse, it was not more than half of India. ये भी देखें कि जब मुगल काल हुआ उस वक्त तक जो संचार के साधन हैं, युद्ध की जो तकनीकें हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ गई थी। उसके बावजूद उनका विरोध इतना सघन था, उनके उनके आक्रमण के विरोध में जो भारतीय समाज जो खड़ा हुआ वो इतना सुगठित विरोध था कि अगर आप उसे देखें तो इतना समय लगा उन्हें आधे भारत से दक्कन तक पहुंचने में। पूरा भारत तो मुगलों ने कभी भी उस पर अधिकार नहीं कर पाए, लेकिन आधे भारत में भी अगर आप देखें तो उस पर भी जाने में उन्हें बहुत समय लगा। उन्हें करीब 100-150 वर्ष तो आधे भारत तक, मध्य भारत तक पहुंचने में लगा। और इससे अगर हम अगर तुलना करके देखें तो समुद्रगुप्त जो थे, उन्होंने तीसरी शताब्दी में जो उनका सत्ता क्षेत्र था वो अकबर के सत्ता क्षेत्र से काफ़ी बड़ा था। अकबर का सत्ता क्षेत्र, जैसे हम अकबर महान कहते हैं, उसका सत्ता क्षेत्र जो था वो 16वीं सदी का था। 16वीं सदी जब उनके पास साधन थे, जैसा हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, उनके पास तोपें थी और संचार के साधन थे। उस वक्त अकबर जो है वो जितना क्षेत्र वो उस पर जिस पर शासन कर सके वो समुद्रगुप्त के द्वारा तीसरी शताब्दी में शासित क्षेत्र से काफ़ी कम था। और अशोक का शासन देखें, अशोक का शासन जो था वो औरंगजेब के समय जो दक्कन तक जो मुगल सत्ता पहुंची थी लगभग उसके समान था। पश्चिमोत्तर में अगर आप देखें, अफगानिस्तान और उस दिशा में अगर आप देखें तो अशोक का शासन जो था वो काफ़ी बड़ा था। और वो अशोक का शासन जो था वो 250 ईसा पूर्व था। 250 ईसा पूर्व में बैठकर मगध का जो सम्राट था वो अफगानिस्तान से आगे लगभग ईरान तक उसकी सत्ता चलती थी। और अगर हम बाद के समय को भी देखें तो मराठों का जो शासन था, आप 1759 का अगर मानचित्र देखें तो वो भी लगभग औरंगजेब के जो प्रभाव क्षेत्र से बड़ा मराठों का प्रभाव क्षेत्र था। और उस वक्त तक, ये बात है 1759 जो कि औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद की बात है। तो औरंगजेब ने जो भी कुछ अपना शासन अगर बढ़ाया भी, तो गिनती के 10-15 वर्षों में वो शासन सिकुड़ कर लुप्त प्राय हो गया। तो हमने जैसा देखा कि मुगल साम्राज्य का अगर विस्तार देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत अधिक नहीं था, और इतना नहीं था कि उन्हें इतिहास का महानतम सम्राट माना जाए या इतिहास का महानतम साम्राज्य माना जाए। उससे बड़ा साम्राज्य जो था गुप्त वंश का था, उससे बड़ा साम्राज्य इतिहास में अशोक का रह चुका था। तो ये एक मिथक था।
दूसरी बात रही जो अ, वो ये थी कि मुगल जो थे बहुत धनाढ्य थे। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि मुगल साम्राज्य जो था वो विश्व के सबसे धनी साम्राज्यों में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुगल साम्राज्य और चीन साम्राज्य ये दो विश्व के सबसे धनी साम्राज्य थे। तो मुगल साम्राज्य में अकबर के शासन में या उसके बाद के जो मुगल थे उनके शासन में सामाजिक व्यवस्था क्या थी या धर्मनिरपेक्षता की क्या स्थिति थी, उस पर हम कभी बाद में विचार करेंगे। कुल मिलाकर जहाँ तक महानता का प्रश्न उठता है शक्ति के संदर्भ में या फिर विस्तार के संदर्भ में, वो हमने आज समझा कि मुगल काफी धनाढ्य शासक वर्ग था जो एक निर्धन राष्ट्र पर शासन करता था। इतिहास को उठाकर देखें तो अकबर से के समय से लेकर अंग्रेजों के आने तक भारत में पर कैपिटा इनकम स्टेगनेंट थी, 1 रुपए भी उसमें वृद्धि नहीं हुई थी। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस समय एक व्यापक रूप में अगर आप देखें तो देश की क्या स्थिति थी। अगर हम देखें तो पर कैपिटा जीडीपी जो मुगल काल में रही है वो अकबर के समय 1500 में लगभग 550 यूएसडी आज की करेंसी पे या मुद्रा दर पे अगर हम उसको एक्सट्रापोलेट करें तो 550 यूएस डॉलर थी। ये एक द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियल पर्सपेक्टिव में मेडिसन ने लिखा है। जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ तब भी ये 550 पर स्थित थी और वहीं पर अटकी हुई थी। तो जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी वैसे पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में बढ़ नहीं रही थी, जिस पर काफ़ी चर्चा होती है। वह ग्लोबल जीडीपी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का जो हिस्सा था, या अकबर के समय से कई बार कहा जाता है कि 24% 22% था और वो अंग्रेजों के शासन में वो बहुत नीचे चला गया। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें एक ब्रॉडर व्यू और विस्तार से इस पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का जो जीडीपी 1000 एडी में और 1000 ईस्वी में जो जब भारत में कहें तो इस्लामिक सल्तनत का प्रारंभ हुआ, उस वक्त लगभग 33% था, जो कि घटते घटते अकबर के समय तक 24% हो गया था। और अकबर के बाद इसकी जो ढलान थी वो बकायदा चालू रही और औरंगजेब के समय ये लगभग 22% तक चला गया था। और जब तक ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में पूर्णतः स्थापित हुई तब तक ये लगभग 12 से 16% तक चला गया था। तो इस नैरेटिव में बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि भारत बहुत समृद्ध हो रहा था मुगलों के शासन में, क्योंकि मुगलों का शासन जो था वो काफ़ी हद तक भारत को अपनी भूमि मानकर शासित करने पर आधारित था नहीं। इतिहास में जब राजनीति घुसती है तो वो अपने पैमाने तय करना शुरू कर देती है। यही चीज़ हमने मुगल इतिहास में भी देखा। मुगल धर्मनिरपेक्षता के पैमाने पर कहाँ बैठते हैं और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कितना सक्षम था, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम जो मुगल महानता का जो मिथ है उस पर हम बात करते हुए इसको मैं अंत पर लाऊंगा, विराम पर लाऊंगा। और साहिर साहब की एक नज्म थी ताजमहल, जिसकी कुछ पंक्तियाँ तो काफ़ी लोगों ने सुन रखी। एक उसमें हिस्सा था जो काफ़ी प्रचलित नहीं है, जिसमें साहिर साहब कहते हैं, ये इमारतों मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अजमत के सुतून, सीनाए दहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब है उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून, जज्ब है उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है, दीज ग्रैंड बिल्डिंग्स, द मौसोलियम्स, these bastions and huge walls are nothing but the manifestation of grandiose self-image of great emperors. These wounds are nothing but gaping eternal wounds in the ancient breasts of eternity.
and minced in the pus of these oozing wounds are the shared blood of ancestors, yours and mine mixed together. तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। बाकी जो बचे हुए हिस्से हैं जो मैंने चर्चा के बीच में आए थे, जिन पर बात हुई, उन पर हम आगे बात करेंगे अगले किसी एपिसोड में। आप जुड़े रहें। धन्यवाद।